पिछले कुछ दिनों में भारत में एक बहुत ही खास टेक्नोलॉजी समिट हुई और ये कोई आम कॉन्फ्रेंस नहीं थी। इसे भारत के टेक फ्यूचर में एक नए चैप्टर की शुरुआत माना जा रहा है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ, चलिए समझते हैं। असल में इसे भारत की आज़ादी का ऐलान कहा जा रहा है। वेस्टर्न टेक्नोलॉजी के सिर्फ एक कस्टमर बने रहने से आज़ादी। इसका मतलब है एक बहुत बड़ा शिफ्ट। मतलब अब भारत सिर्फ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं करेगा बल्कि उसे बनाएगा। और इस ऐलान के पीछे जो ताकत है वो है पैसों की। 200 अरब डॉलर से भी ज्यादा। ये आंकड़ा ही बता देता है कि ये मिशन कितना बड़ा और कितना सीरियस है। तो चलिए इस पर और गहराई से बात करते हैं। ये जो भारी भरकम रकम है ना, ये सिर्फ सरकार का खर्चा नहीं है। ये तो कॉर्पोरेट दिग्गजों के बीच इंटेलिजेंस के लिए एक रेस है। तो इस रेस में कौन कौन है? देखिए, भारत के सबसे बड़े नाम मैदान में उतर चुके हैं। एक तरफ है अदानी ग्रुप, जो ग्रीन एआई डेटा सेंटर्स पर 100 अरब डॉलर लगा रहा है। दूसरी तरफ है रिलायंस जियो, जिनका फोकस है सॉवरेन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, और उनका दाव है करीब 110 अरब डॉलर का। और इतना ही नहीं, गूगल और टाटा ओपन एआई जैसे ग्लोबल प्लेयर्स भी इस दौड़ में शामिल हो रहे हैं। अब यहाँ पर एक दिलचस्प बात देखने को मिलती है। देश के दो सबसे बड़े ग्रुप्स एक ही मंजिल के लिए अलग अलग रास्ते अपना रहे हैं। अदानी ग्रुप का पूरा जोर है रिन्यूएबल एनर्जी से चलने वाले ग्रीन एआई डेटा सेंटर्स बनाने पर। वहीं रिलायंस का फोकस है सॉवरेन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने पर, ताकि इंटेलिजेंस यानी एआई हर भारतीय के लिए सस्ती और आसान हो जाए। लेकिन ये कहानी सिर्फ पैसे और कॉर्पोरेट रेस की नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी सरकारी स्ट्रैटेजी भी है। और इस स्ट्रैटेजी को नाम दिया गया है 7 चक्र ब्लूप्रिंट। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो लोग, प्लैनेट और प्रोग्रेस, इन 3 सिद्धांतों पर बना है। और यही पूरे इंडिया एआई मिशन का डीएनए है। तो ये 7 चक्र हैं क्या? देखिए, पहला है ह्यूमन कैपिटल, मतलब लोगों को बड़े पैमाने पर रीस्किल करना। दूसरा है इंक्लूजन, यानी एआई का फायदा हर किसी तक पहुंचाना। तीसरा, एआई का लोकतंत्रीकरण, मतलब जीपीयू जैसी पावर हर किसी के लिए अवेलेबल हो। फिर आता है सेफ और ट्रस्टेड एआई। और आखिर में सोशल गुड, यानी हेल्थ और एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर्स में समाज की भलाई के लिए एआई का इस्तेमाल। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। अच्छा, इंक्लूजन या समावेशन वाले चक्र को थोड़ा और समझते हैं। ये जो नंबर स्क्रीन पर है, ये इस लक्ष्य का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये नंबर है 22। ये उन भारतीय भाषाओं की गिनती है जिन्हें भाषिणी प्रोजेक्ट के जरिए रियल टाइम में ट्रांसलेट किया जा सकता है। ये प्रोजेक्ट इस बात को पक्का करता है कि भारत की भाषाई विविधता एआई की राह में रुकावट न बने। ये इंक्लूजन स्ट्रैटेजी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। और रही बात एआई को डेमोक्रेटाइज करने की, तो उसके लिए सरकार स्टार्टअप्स को 38,000 से भी ज्यादा जीपीयू दे रही है। इसका सीधा मतलब है कि अब उन्हें मॉडल्स ट्रेन करने के लिए सिलिकॉन वैली की फंडिंग पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तो अब इसका असली मतलब क्या है? ये जो इतना बड़ा निवेश हो रहा है और ये जो स्ट्रेटेजिक प्लान है, ये मिलकर भारत के मशहूर आईटी इंडस्ट्री में एक तरह का भूकंप लाने वाला है। देखिए, जब विनोद खोसला जैसा कोई बड़ा नाम कुछ कहता है तो दुनिया सुनती है। और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है कि जो ट्रेडिशनल आईटी आउटसोर्सिंग का ज़माना था ना, वो 2030 तक लगभग पूरी तरह से गायब हो सकता है। सोचिए, ये एक पूरे युग के ख़त्म होने जैसा है। ये एक फंडामेंटल शिफ्ट है, सर्विस बेस्ड इकोनॉमी से प्रोडक्ट बेस्ड इकोनॉमी की तरफ। पहले का दौर था आउटसोर्सिंग का दौर, जहां हम मैन पावर और सर्विसेज देते थे, जिसे मजाक में बॉडी शॉपिंग भी कहा जाता था। लेकिन अब हम प्रोडक्ट के दौर में जा रहे हैं, जहां भारत अपने खुद के एआई सॉल्यूशंस और मॉडल्स बनाएगा। इसी को एआई सॉवरेनिटी कहते हैं। और इस बदलाव के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसका स्केल देखिए। आज भारत की डेटा सेंटर कैपेसिटी है 1 गीगावाट। 2030 तक का विजन है इसे 8 गीगावाट तक ले जाना। यानी आईटी अब सिर्फ सॉफ्टवेयर का काम नहीं रह जाएगा। ये एक हैवी इंडस्ट्री बन रहा है, जिसके लिए पावर और जमीन में जबरदस्त निवेश चाहिए होगा। और हाँ, ये सब कुछ सिर्फ बैंगलोर या हैदराबाद जैसे मौजूदा टेक हब्स में नहीं होगा। टेक इंडस्ट्री को डिसेंट्रलाइज करने के लिए विशाखापट्टनम जैसे शहरों को नए ग्लोबल एआई हब के तौर पर तैयार किया जा रहा है। चलिए, अब आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। वो चीज़ जो भारत के इस पूरे अप्रोच को दुनिया से बिल्कुल अलग बनाती है, और वो है इसकी फिलॉसफी।
पश्चिम में, खासकर वेस्ट में, एआई को लेकर जो बड़ी बहस चल रही है वो इसके खतरों के इर्द गिर्द घूमती है। वो पूछ रहे हैं, क्या होगा अगर एआई हमें ही खत्म कर दे? ब्लेचले पार्क एग्रीमेंट में भी सेफ्टी पर ही सबसे ज्यादा फोकस था। लेकिन इसके बिल्कुल उलट भारत एक अलग और ज्यादा बुनियादी सवाल पूछ रहा है, क्या होगा अगर एआई गरीबों तक पहुंचा ही नहीं? और यही वो फर्क है जो भारत के नजरिए को दुनिया से अलग बनाता है। यहाँ फोकस समावेशी और बराबरी के विकास पर है, जैसा कि नई दिल्ली प्लेज में भी साफ दिखता है। नई दिल्ली प्लेज के जो मेन पॉइंट्स हैं वो सीधे इसी सवाल का जवाब देते हैं। पहला, एआई ह्यूमन सेंट्रिक होगा, यानी कंट्रोल हमेशा इंसानों के हाथ में रहेगा। दूसरा, ये कॉन्टेक्स्ट अवेयर होगा, मतलब एआई मॉडल्स को गैर अंग्रेजी भाषाओं में भी भेदभाव के लिए टेस्ट किया जाएगा। और तीसरा, ये सस्टेनेबल होगा, जिसके लिए ग्रीन कंप्यूट का इस्तेमाल होगा ताकि एनर्जी की खपत कम हो। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि क्या हम ग्लोबल एआई की रेस में एक नए ह्यूमन सेंट्रिक यानी मानव केंद्रित ध्रुव को उभरते हुए देख रहे हैं? ये एक ऐसा विचार है जो आने वाले समय में एआई की दुनिया में भारत की भूमिका को लेकर सोचने पर मजबूर करता है।